Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great. 17 जुलाई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे हम एजुगिरी पर. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. इंडिया वॉन्स अगेंस्ट डबल स्टैंडर्ड्स ओवर रशियन ऑयल. ठीक है, तो रशियन ऑयल के डबल स्टैंडर्ड्स. अब यहाँ पर द सैंक्शंस सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2027 expected to be introduced in US Congress in August mandates 500% duties in goods and services for countries buying Russian oil. तो रशिया से हम ऑयल खरीद रहे हैं, बिल्कुल खरीद रहे हैं, और रशिया हमें बहुत सस्ते में ऑयल दे रहा है. और ऑयल जो है जैसे पेट्रोल डीजल जिससे बनता है वो हमारी पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट करता है. ठीक है ना, तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है तेल. तो यहाँ पर तो ये हमें लिख लेना चाहिए, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025. ठीक है, तो ये क्या है, यूएस से इंट्रोड्यूस कर एक्सपेक्टेड टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय यूएसए इन कांग्रेस, मतलब उनकी जो पार्लियामेंट टाइप्स होता है वहाँ पर. ठीक है ना, और ये क्या करता है, मैंडेट्स 500% ड्यूटीज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम कंट्रीज बाइंग रशियन ऑयल. तो वो कह रहे हैं कि कोई भी अगर रशियन ऑयल खरीदेगा, ठीक है ना, तो यूएसए क्या करेगा, उस कंट्री पे 500% ड्यूटीज लगा देगा. और रशियन ऑयल मेजरली कौन सी कंट्रीज खरीद रही है, इंडिया, चाइना और ब्राजील. ठीक है ना, ये क्या कह रहे हैं, इंडिया, चाइना, ब्राजील को, टू टॉक टू पुतिन टू बी सीरियस अबाउट पीस टॉक्स विद यूक्रेन. ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 आया है जिसके अंदर बोला गया है, यूएसए ने बोला है कि कोई भी अगर रशियन ऑयल खरीदेगा तो हम उसके ऊपर 500% ड्यूटीज लगाएंगे. ठीक है, इंडिया, चाइना, ब्राजील मेजरली खरीद रहे हैं तेल. ठीक है, टू टॉक टू पुतिन टू बी सीरियस अबाउट पीस टॉक्स विद यूक्रेन. ठीक है ना, इंडिया, चाइना, ब्राजील सबसे ज़्यादा तेल खरीदते हैं, और यूएस से बोला है कि तुम पुतिन को बोलो. हु इज पुतिन? पुतिन इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया. प्रेसिडेंट ऑफ रशिया को बोल रहे हैं कि भैया टू बी सीरियस, कि तुम सीरियस हो जाओ अबाउट पीस टॉक्स विद यूक्रेन. ठीक है, मतलब तुम तीनों जा करके रशिया को बोलो कि भैया तुम यूक्रेन की पीस डील कर लो, ये बोला गया है. तो यहाँ पर आओ इसकी रीडिंग भी मारते हैं. इंडिया ऑन थर्सडे cautioned against double standards even as US lawmaker considered a bill that would impose 500 duty on India and other countries buying Russian oil. The comments by External Affairs Ministry come after indications that US President Donald Trump is backing. So now this bill was introduced by Republican Senator Lindsey Graham. ये बंदा बहुत ही ज़रूरी है, बंदा या बंदी. ठीक है, ये लिखेंगे, bill introduced by Republican senator, मतलब रिपब्लिक पार्टी का सेनेटर जो है, लिंडसे या लिंडसी ग्राहम. वो ग्राहम बेल तो तुमने बचपन की जीके में याद किया हुआ है ना, अब इतना बेसिक तो याद किया हुआ है ना, अब ये लिंडसे याद करना है. ठीक है, Mr. Trump has even threatened secondary tariffs of 100% on countries that continue trade on sanctioned Russian products. ठीक है, वो कह रहे हैं 200% और लगा देंगे जो दूसरे रशियन प्रोडक्ट्स पे जिन पे हमने सैंक्शन लगाया उसमें डील करेंगे. ठीक है ना, तो इन्होंने पर्टिकुलर चाइना, इंडिया, ब्राज़ील के लिए थ्रेट इशू किया है कि भैया तुम क्रूड ऑयल, ऑयल प्रोडक्ट्स और कोल ले रहे हो. ठीक है ना, तो ये सिचुएशन है. हमें इस बिल का नाम पता होना चाहिए. ठीक है ना, देखो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, जो न्यूज़ है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई, मज़ेदार हो गई है. ठीक है, क्योंकि ट्रम्प भैया कुछ ना कुछ करते रहते हैं. गवर्नमेंट मर्जेस 36 स्कीम्स टू फ्लोट फार्म प्रोग्राम. तो अब एक ही फार्म प्रोग्राम आ गया है जिसका नाम क्या है, पीएम धन धन्य, हम धन्य हो गए आपको पाकर, धन धन्य हो गए कृषि
योजना। तो ये क्या है, इसके अंदर गवर्नमेंट मर्जेस कितनी स्कीम्स, 36 स्कीम्स टू फ्लोट फार्म प्रोग्राम। तो 36 इन्होंने स्कीम जो है वो एक साथ लेकर आए हैं, किसके अंडर, पीएम धन धान्य कृषि योजना। ये 36 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनका एम क्या है, व्हाट इज द एम। तो एम जो है, एम्स एट इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर इनको क्या करना है, व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू इंक्रीज, दे वांट टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए एग्रीकल्चर की, और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ऐसे तरीके से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हों कि इन्वायरमेंट को हार्म ना हो, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हमको छोड़कर जाएं, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, PMDDKY। तो अगर इसकी हमें फुल फॉर्म आ जाती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। देखो, PM इज प्रधानमंत्री, धन धान्य कृषि इज एग्रीकल्चर योजना, वेरी इजी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम रीडिंग मार लेते हैं, क्या कह रहे हैं, टू इंक्रीज, टू इन्हांस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंक्रीज अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एंड अडॉप्शन क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चर करा जाए। द स्कीम वॉज अनाउंसड, ये स्कीम कौन से बजट में अनाउंस हुई थी, ये भी पूछा जाने लग गया है। स्कीम वॉज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट फॉर 2025-26। तो 25-26 के बजट में ये अनाउंस हुआ, ठीक है ना। The center has merged 36 schemes of 11 ministries into PMDDKY, which will with an outlay of 24,000 crores। कितने का outlay है ये भी याद रखना पड़ेगा, outlay of, स्पेसिफिकली जामिया वालों को ये पॉइंट याद रखना है कितना आउटले है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हैं ऐसे, फॉर 6 years बिगिनिंग 2025-26, ठीक है ना। तो 24,000 करोड़ का इनका आउटले है, और ये जामिया के बच्चे, JMI BA LLB के जो बच्चे हैं वो ये पॉइंट ज़रूर याद करके जाएंगे। देखिए, बाकी सब कुछ सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बट कुछ पॉइंट जो होता है वो ओनली किसी एग्जाम के लिए, वो मैं लिखवा रही हूँ आपको। रिलीज सेट द स्कीम एम्स एट ऑगमेंटिंग पोस्ट हार्वेस्ट। अब और क्या एम कर रहे हैं इसके अंदर, एक तो हमें पता चल गया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ाना चाहते हैं, और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस बढ़ाना चाहते हैं। और क्या करना चाहते हैं, एम्स एट लिखेंगे, एम्स एट ऑगमेंटिंग, ऑगमेंटिंग मतलब इंक्रीजिंग, ऑगमेंटिंग मतलब इंक्रीजिंग, ऑगमेंटिंग मतलब इंक्रीजिंग, ठीक है ना। बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड है इंक्रीजिंग, ऑगमेंटिंग पोस्ट हार्वेस्ट। पोस्ट हार्वेस्ट मतलब कनक जब काट ली है, कनक नहीं, कोई भी क्रॉप जब कट हो गई उसको हार्वेस्ट बोलते हैं। जब क्रॉप काट ली गई है तो पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एट पंचायत and block levels, improving irrigation facilities। irrigation क्या होता है, पानी, अगर हम क्रॉप लगा रहे हैं तो पानी चाहिए उसको, तो ये इरिगेशन फैसिलिटीज। और लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, जो लोन चाहिए, क्रेडिट, ठीक है ना, वो भी ये लोग प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो ये है इसका मेजर एम, ठीक है। द स्कीम वुड बेनिफिट एटलीस्ट वन डिस्ट्रिक्ट इन वन स्टेट, ईच स्टेट। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन ईच स्टेट UT will be based on the share of net cropped area and operational holdings. However, a minimum of one district will be selected from each state. हर एक स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट होगा ही होगा। The scheme is modeled on the aspirational district program of the center। तो स्कीम कौन से प्रोग्राम पे बेस्ड है, यहाँ पे लिखेंगे 6 पॉइंट, स्कीम इज modeled on aspirational district program। किस पे मॉडल्ड है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है, ऑफ द सेंटर। तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें बहुत कुछ होने वाला है, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्कीम्स वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ढंग से याद कर लेना। SC says academic facing probe over सिंदूर पोस्ट कैन कंटिन्यू हिज राइटिंग। तो यहाँ पर अली खान
अली खान महमूदाबाद। अब देखो यार, ये नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुरादाबाद होता है ना, तो मुरादाबाद से महबूबाबाद, ठीक है ना, महमूबाबाद, महमूदाबाद, ठीक है, महबूब को मिलने जा रहे तो महमूबाद, महमूदाबाद, राइट। खान अली, ये बहुत ही कॉमन नाम है, याद हो जाएगा। तो अब ये कौन है? तो ही इज द प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर एट अशोका यूनिवर्सिटी, जिन्होंने किसके बारे में बोला? ऑपरेशन सिंदूर के कमेंट्स पे, ऑपरेशन सिंदूर के पे कमेंट्स दिए और अब इन पे केस चल रहा है, ठीक है ना। अब एसआईटी जो है इनको बिठा करके पूछ रही है, ठीक है ना। टॉप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैड अपॉइंटेड एसआईटी टू पोर ओवर, टू प्रोब, टू प्रोब ओवर टू सोशल मीडिया पोस्ट। तो इनकी सोशल मीडिया पोस्ट ही जिन्होंने इन्होंने कहा था कि जो कर्नल सुफिया कुरैशी को ये लोग इसलिए लेकर आए हैं दिखाने के लिए बस, ठीक है ना, वो तो मुस्लिम हैं, मुस्लिम्स की तो कदर नहीं है इंडिया के अंदर, ये सब कुछ बोला, ठीक है। और भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोला, लोग मार रहे, लोगों को मार रहे, अल्टीमेटली अगर कर भी रहे ऑपरेशन तो लोग ही मर रहे हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमें प्रोफेसर का नाम पता होना चाहिए, अशोका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, और एससी में ने एसआईटी, दैट इज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमिटी, टीम बिठा दी है, एसआईटी बिठा दी है जो ये सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है ना। अब इन्वेस्टिगेशन में उनको बहुत बार बुला लिया गया है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे चलेंगे, स्टैंडर्ड यूके फाइटर जेट लाइकली टू बी मूव्ड आउट नेक्स्ट वीक। तो एक यूके का जेट है जो हमारे यहाँ पर आगे ख़राब हो गया था, मतलब हमारी हवा में ऊपर, ठीक है, तो उसको लैंड करवा दिया, अब ये जा ही नहीं रहा था, बट अब कह रहे हैं कि अब ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रैंडेड बेचारा यहाँ पर आ गया, ठीक है, उसको याद हो रही होगी, याद आ रही होगी कि अरे पहले तो हम घूमने जाते होते थे फ्री में इंडिया, अब क्यों नहीं जाते हैं भैया, अब हम तुम्हारे नहीं हैं। स्टैंडर्ड यूके फाइटर जेट की स्टोरी कहाँ पर स्टैंड हुआ है, कहाँ कहाँ पर है, ये कौन सा है? F-35B फाइटर जेट है ऑफ रॉयल एयरफोर्स, ठीक है ना। कहाँ पर है? मेड इमरजेंसी लैंडिंग एट थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला में, ठीक है ना। टेक्निकल ग्लिच आ गया था, तो अब यहाँ पर बहुत मजाक उड़ाया केरला टूरिज्म वालों ने इसका, कि देखो हमारे यहाँ जो कोई आ जाता है उसका जाने का मन नहीं करता, केरला इज अ डेस्टिनेशन दैट यू विल नेवर वांट टू लीव। मजाक उड़ा रहा था कौन सा डिपार्टमेंट? केरला टूरिज्म, ठीक है। अब आगे चलेंगे, द ट्रेमर्स ऑफ अर्थक्वेक, तो दिल्ली में अर्थक्वेक आया। तो दिल्ली अर्थक्वेक, ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली और दिल्ली के एरिया में अर्थक्वेक इज लॉन्ग ड्यू, हे भगवान कभी भी ड्यू ना हो, बिकॉज वी नो हाउ दिल्ली इज, लाइक हाउ कंजस्टेड दिल्ली इज। नाउ 10th जुलाई 2025 को ये आया, ठीक है ना, और इसका मैग्नीट्यूड कुछ ज़्यादा नहीं था, बट ऑब्वियसली याद करा देता है वो कि भैया 4.4 ऑन रिक्टर स्केल। तो अब जो ये रिक्टर स्केल है, ये हाउ मैग्नीट्यूड नापने के लिए होता है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस चीज़ से नापा जाता है। तो किसने बताया? ये नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी, दैट इज NCS ने बताया कि भैया ऐसे ऐसे हो गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मतलब ये कहा जाता है दैट कि दिल्ली के अंदर सेस्मिक जोन, इंडिया सेस्मिक जोन इज रूटेड इन द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ इंडियन प्लेट, और ठीक है ना। तो जो दिल्ली है, यहाँ पे मैंने पढ़ा था अभी, मुझे मिल क्यों नहीं रहा, नो डैमेज 80% ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है दैट दिल्ली विच लाइज इन, यस यही मुझे लिखवाना था, दिल्ली लाइज इन सेस्मिक zone 4,
दैट इज अ हाई रिस्क, ठीक है ना। नाउ दिस इज क्लोज टू टेक्टोनिक फ्रंटियर, मतलब कोई टेक्टोनिक प्लेट है उसके अराउंड ही दिल्ली है, और वहाँ पर मतलब अर्थक्वेक, एक मेजर अर्थक्वेक आने की संभावना है, ठीक है ना। और वो भी 8 के अराउंड के रिक्टर स्केल पर, ठीक है ना, 8 और हायर, पोटेंशियली इम्पैक्टिंग ओवर 300 मिलियन पीपल अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया, मतलब नॉर्दर्न इंडिया में ही एक अर्थक्वेक जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है आने वाले टाइम में। उसके बाद द B.Ed स्टूडेंट हैड टेकन द एक्सट्रीम स्टेप आउटसाइड द प्रिंसिपल ऑफिस। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक बच्चा, उसको प्रोफेसर, कॉलेज के प्रोफेसर ने तंग किया हुआ था, ठीक है। ऑन July 14 a 20-year-old स्टूडेंट ऑफ फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज बालासोर passed away after suffering 90% burns in an immolation bid. The B.Ed student had taken extreme step outside principal's office after her repeated complaints of sexual harassment against a senior teacher went unheard. The accused teacher Sameer Sahu and the principal Dilip Ghosh have been arrested, but the precious life is lost. अब देखो यार कितने रेप हो रहे हैं, ये B.Ed कॉलेज में रेप हुआ, ठीक है ना, IIM कैलकाटा में रेप हुआ, लॉ कॉलेज कैलकाटा के लॉ कॉलेज में रेप हुआ, और उससे पहले मेडिकल कॉलेज वाला भी रेप हमें पता ही है, ठीक है ना। तो ये यही डिस्कस हो रहा है कि गर्ल्स की सिक्योरिटी का क्या, ठीक है। सेंटर, वैसे एक बार बताओ, सिक्योरिटी, अब क्या हर लड़की के पीछे एक पुलिस वाला तो लगा नहीं सकते, ये मेंटालिटी की बात है, दिस इज द प्ले ऑफ मेंटालिटी। मतलब बंदे इतना ज़्यादा, मतलब बचपन से दे आर सो मेस्मराइज्ड विद प्राइवेट पार्ट्स एंड विद द वुमेन इटसेल्फ कि पागल हो जाते हैं। बट वी नीड टू stop making sex a taboo. The mothers, the fathers need to sit down with their kids and have open conversation कि भाई सेक्स ही है, कुछ बड़ी बात नहीं है, कोई हवा नहीं है ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब दैट थरकपन needs to be talked about, and I mean it's high time we start doing it. सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, तो यहाँ पर जो अडॉप्शन है वो कौन करता है, कैसे होता है, तो कारा के बारे में बात करेंगे। कारा इज सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ठीक है। ये क्या है, जो अडॉप्शन अप्रूवल देता है, कंट्रीज नोडल अडॉप्शन एजेंसी, ठीक है ना। जो अडॉप्ट करते हैं बच्चों को, उनका अप्रूवल कौन देता है, कारा देता है। अब यहाँ पर क्या है, जो लोग बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं वो ज़्यादा है, बच्चे भी बहुत है, बट अप्रूव्ड बच्चे कि हाँ ठीक है, या अप्रूव्ड फाइल्स कि ये पेरेंट ठीक है इनको दे सकते हैं बच्चा, वो उतना ज़्यादा स्पीडीली नहीं हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि भाई स्पीड से करो। उसके बाद विन स्टेज 11, अभी स्टेज 11 जीते, उसने जो फिनाले जीतेगा जो, ठीक है ना, हम उसका नोट करेंगे। अब उसके बाद अ क्रू ऑफ 4 एस्ट्रोनॉट्स इंक्लूडिंग इंडिया शुभांशु शुक्ला जो है वो वापस आ गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, ठीक है। तो हमने कल भी गगनयान की बात करी थी, है ना, गगनयान की बात कर रहे थे हम, गगनयान मिशन। तो अल्टीमेटली क्यों भेजा इतना पैसा लगा के इंडिया ने शुभांशु शुक्ला को कि भैया तुम लेकर आओ, हमको भी गगनयान मिशन करना है, जिसके अंदर हम क्या करें, ये इंडिया फर्स्ट मिशन टू सेंड crew in space and bring it back, और उसको वापस भी लेकर आना है, ठीक है ना। ये मिशन एक्सपेक्टेड कब तक है, एक्सपेक्टेड इन 2027. The presumption is because the goals of Mr. Shukla's trip which ISRO arranged for by paying, तो यहाँ पर ISRO ने कितना पैसा अरेंज, पेइंग नॉर्थ ऑफ 500 करोड़, तो 500 करोड़ की टिकट थी इनकी, ठीक है ना, एक्सियम स्पेस की। नाउ while ISRO and Department of Space are still expected to proactively disseminate that they know about their activities under Gaganyaan, not at least because Shukla's trip, human space flight is a highly involved endeavor, ठीक है, हमने भी भेजने हैं ये वो। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ है, ठीक है ना, बैकअप एक्सियम मिशन का, एक्सियम मिशंस बैकअप क्रू कौन था,
मतलब अगर सुभाष शुक्ला जी जो थे उनको खांसी बुखार हो जाता है कुछ भी कि वो जाने के लायक नहीं है किसी कारण से, तो कौन जाता? प्रशांत नैयर। तो प्रशांत नैयर ने भी सारी ट्रेनिंग करी, तो 2 लोग हमारे जो है ये ट्रेनिंग कर कर आए। ठीक है ना, शुभांशु शुक्ला स्पेस में गए, प्रशांत शुक्ला नहीं गए। ठीक है ना। तो एडवांस क्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट सिस्टम, इमरजेंसी प्रोटोकॉल, साइंटिफिक पेलोड ऑपरेशंस, माइक्रोग्रेविटी अडैप्शन, स्पेस मेडिसिन, सर्वाइवल ट्रेट्स, ये सारे इन लोगों को पता चल गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसराइल अटैक्स डामास्कस, दैट इज सीरिया की कैपिटल। डामास्कस क्या है? सीरिया की कैपिटल है। एमिड रेजिंग क्लैशेस इन रूस सिटी। ठीक है ना। इसराइल अटैक्ड डमास्कस, और अब इनका सीरिया, सीरिया की कैपिटल, और इनका ट्रूस भी हो गया है। ट्रूस मतलब एग्रीमेंट नॉट टू फाइट। ठीक है। Israel Netanyahu left with minority government as yet another key coalition partner quits. Israel Netanyahu left with minority government as key coalition partner quits. जो इम्पोर्टेंट बहुत मेजर पार्टनर था उसने क्विट कर दिया है। ठीक है ना। तो अब ये कौन है? अब यहाँ पर शैस, एन अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स party that has long served as a kingmaker announced to leave द गवर्नमेंट। अभी कह रहे हैं कि हम तुम्हें बाहर से सपोर्ट कर देंगे बट वैसे हम छोड़ रहे हैं। और क्यों? बिकॉज ऑफ डिसअग्रीमेंट ओवर proposed law that would enshrine broad military draft exemptions for its कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि इन लोगों को मिलिट्री में जाना कंपलसरी होता है, इसराइलीज को। ठीक है ना। बिकॉज इनकी पॉपुलेशन कम है, इनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं पैलेस्टीन के साथ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो इनके लिए आर्मी ट्रेनिंग इज कंपलसरी फॉर एवरीवन। ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कह रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना। ये जो पार्टी है कह रही है कि कुछ के लिए नहीं कंपलसरी होगी, जो हमारे एरिया के लोग हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। तो अब जो दूसरी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, सेकेंड अल्ट्राडॉक्स गवर्नमेंट पार्टी टू डू तो अब ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब इनकी मिलिट्री वाली चीज़ के ऊपर दिक्कत है, तो ये पार्टी जो है दैट इज शास जो है वो इनको छोड़ गई है नेतन्याहू को। हु इज द प्राइम मिनिस्टर? नेतन्याहू कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। ठीक है। हिंदूज स्टेज प्रोटेस्ट ओवर माइनर। माइनर क्या होता है? 18 से कम। ठीक है। गर्ल्स कन्वर्जन इन पाकिस्तान। 3 किल्ड इन बांग्लादेश। तो शेख हसीना का जो शेख हसीना का जो होम टाउन है वहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह हो रही है बांग्लादेश में, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सप्लेन्स हाउ कॉलोनियल पावर स्टोल इंडियाज वेल्थ। तो न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, ठीक है ना, क्लास 8 सोशल साइंस SST, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड डिस्क्राइब्स colonial rule of European powers, especially Britain, as one which drained India out of wealth। तो ये कहा जाता है वैसे भी कि इंडिया जो थी
इंडिया बहुत अमीर था, सोने की चिड़िया बोला जाता था, और ये हमें लूट के ले गए, और ये हमारे ऊपर ही सक्सेसफुल हुए हैं हमारा पैसा लूट कर। चैप्टर 4 ऑफ न्यू एनसीईआरटी बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटीज इंडिया एंड बियॉन्ड सेज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन विच रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट वाज मेड पॉसिबल एटलीस्ट पार्टली बाय स्टोलन वेल्थ ऑफ फ्रॉम इंडिया। तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, ठीक है ना, वो किसके सर पे हुई? हमारे सर पे ही उन्होंने वो करी, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे mentions industrial revolution that took place in Britain was partly sponsored by India's stolen wealth। अब ये stolen wealth वर्ड किसने यूज किया है? phrase used by US historian, अब ये नाम बहुत ज़रूरी है, विल दुरंत। क्या दुरंत ये करेगा? तुरंत दुरंत, ठीक है। उसके बाद द न्यू एनसीईआरटी, ये सारा भी एक बार रीडिंग मार लेते हैं क्या है। द जनरल थ्रस्ट ऑफ ब्रिटेन डोमिनेंस इन इंडिया वाज प्लंडर, एक्सप्लॉयटेशन, ट्रेड डोमिनेंस, ठीक है ना। An official statement released, all the facts present in this book are based on well-known primary and secondary academic sources. However, in order to avoid generation of any prejudice and misunderstanding, a note on history's darker period at page 20 has been added. The note states, while those happenings cannot be erased or denied, it would be wrong to hold anyone responsible for them. The fourth chapter goes on to include a quote by William Digby, which states, modern England has been made great by Indian wealth. Wealth always taken by the might and skill of the stronger. A recent estimate of a wealth extracted out of India given by Indian economist Usna Patnaik in the period from 1765 to 1938 coming at 45 trillion US dollars, or about 13 times Britain's GDP in 2023. Now this point is also important, ठीक है। recent estimate ये लिखेंगे, estimate by Indian economist उत्सा पटनायक, कितनी वेल्थ लूट ली? in the period from 1765 to 1938 coming to 45 trillion US dollars, or about 13 times Britain's GDP in 2023। तो इतनी वेल्थ वो हमसे लूट कर लेके गए हैं अगर हम रीसेंट एस्टिमेट्स लगाएं। Had this wealth remained in India, it would have been a very different country when it attained independence. In India, it is common to find the colonial period portrayed as a positive one, with the British bringing industries, railways, telegram, modern education, and so on. We have tried to correct this perspective by showing what really happened: the destruction of India's indigenous industries, educational system, the enormous revenue extraction from the Indian population to finance railway and telegram. Of course, we have also shown the other side, the opening up of India to the world and Europe's discovery of India's Asian culture, among others, he further said. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमें दिखाया जाता है कि जो हम ब्रिटिशर्स ने हमें रूल किया वो अच्छे के लिए हुआ, बट नहीं, उन्होंने हमारे देश को बहुत बहुत लूटा, हमारा सामान लूट के ले गए, तो वो वाली चीज़ भी इन्होंने बताई है। द न्यू एनसीईआरटी बुक, अनलाइक द ओल्ड वंस विच मेड पासिंग रेफरेंस टू मराठास, हैव नाउ इंट्रोड्यूस्ड एन इंटायर चैप्टर, देयर इज एन इंटायर चैप्टर ऑन व्हाट, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड एंड entire chapter dedicated to the rise of the Marathas, ठीक है ना। तो इंटायर चैप्टर किसको डेडिकेटेड है? द राइज ऑफ द मराठा। इन इफेक्ट द ब्रिटिश टुक इंडिया फ्रॉम द मराठास मोर than from the Mughals or any other power. In fact, the British took India from the Marathas more than from the Mughals or any other power.
द एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो द राइज ऑफ द मराठास जो है वो उसके बारे में बात करी है, और पूरा एक चैप्टर है, देयर इज एन इंटायर चैप्टर इन द न्यू एनसीईआरटी। तो ये सारी चीज़ें हमने नोट कर ली, पढ़ भी लिया। एनआरआई इन्वॉल्व इन हिट एंड रन, फौजा सिंह जो कि 114 ईयर ओल्ड मैराथन थे, हिट एंड रन केस में उनकी डेथ हो गई, ठीक है ना। एनआरआई इन्वॉल्व है उसमें, एनआरआई इज नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है। थाईलैंड प्राइम मिनिस्टर पेटन ट्रान शिनावत्रा वॉज सस्पेंडेड बाय कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक मिनट, इतना मोटा पेन नहीं चलने वाला। थाईलैंड प्राइम मिनिस्टर पेटन जीटान शीनावत्रा, शीना तो याद हो जाएगा, शीनावत्रा इज इजी, शीना बहुत बच्चों का नाम इंडिया में भी होता है, वॉज सस्पेंडेड बाय कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। क्यों वो सस्पेंडेड, वाई? क्योंकि एक फ़ोन कॉल लीक हो गया। क्या लीक हो गया? एक फ़ोन कॉल लीक हो गया, और वो फ़ोन कॉल क्या था? फॉलोइंग अ लीक, फॉलोइंग अ लीक्ड phone call with former Cambodian Premier हुन सेन, जिसके अंदर कंबोडिया और थाईलैंड की बॉर्डर पे कुछ लड़ाई वड़ाई चल रही थी, ठीक है ना। तो इसके अंदर 36 लॉ मेकर्स अक्यूज द प्राइम मिनिस्टर, 36 लॉ मेकर्स accused the PM of being differential to Cambodian leader by referring him to as uncle। अब उसको अंकल बोल रही है अपना, और ये क्या कर रही थी बात करते हुए? while trying to resolve a border standoff, ठीक है ना, बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ हुआ बिटवीन द ट्रूप्स, ठीक है। अब यहाँ पर द कॉन्वर्सेशन ऑन जून 15 was initiated by Thai leader to contain the fallout from Cambodia soldier death during the 17 year posted in the league. Mr. Vanner, Thai military opposing border, Thai military referred to a Thai military general overseeing the border as opponent, ठीक है ना। she referred लिखेंगे, she referred to a Thai military general overseeing the border as an opponent, ठीक है ना। तो ये हुआ। हमें क्या क्वेश्चन आ सकता है? थाईलैंड की पीएम का क्या नाम था जिसको सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद किसके साथ इनकी दिक्कतें थी? कंबोडियन लीडर के साथ था, बॉर्डर स्टैंड ऑफ हुआ था, ठीक है, कंबोडिया थाईलैंड के बीच में, इसने अंकल बोल दिया वहाँ के लीडर को, ठीक है। और दूसरा दिक्कत क्या था? इसने अपने ही मिलिट्री जनरल को बोल दिया कि वो तो ओपोनेंट है। अब यहाँ पर जो है ना ट्रेंड है कि यहाँ पर कू होता रहता है ना। व्हाट इज कू? कू क्या होता है कि ओवरथ्रोइंग द गवर्नमेंट इन पावर, ओवरथ्रोइंग द गवर्नमेंट इन पावर, जो गवर्नमेंट पावर में बैठी है उसको लात मार दो, ठीक है ना। अब मोस्टली ये जो लात पड़ती है किससे पड़ती है? कौन पावरफुल होता है? गवर्नमेंट से भी, नो डाउट। वैसे तो गवर्नमेंट पावरफुल होती है क्योंकि उनके पास लोगों की वोट होती है, जनता ने उनको सिलेक्ट किया होता है। बट अगर हम प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें तो आर्मी बहुत पावरफुल होती है। तो बहुत सारी कंट्रीज में आर्मी जो है वो टेक ओवर कर लेती है, ठीक है। ओके, समझ आ गया इतना? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर शेयर ऑफ क्लीन एनर्जी इन इलेक्ट्रिसिटी स्टिल बिलो 30%, ठीक है। वहाँ पे इंडिया मे हैव अचीव्ड एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन बाय सोर्सिंग 50% ऑफ इट्स टोटल इलेक्ट्रिसिटी पावर कैपेसिटी अबाउट 484 गीगावाट्स फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। दो पब्लिकली अवेलेबल डाटा शो दैट द शेयर ऑफ क्लीन एनर्जी इन द इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली सप्लाइड इज बिलो 30%। वो कह रहे हैं एक्चुअल में जो सप्लाई बिजली करी जा रही है, देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ही ज़रूरी है ना, ज़रूरी है। पावर
अब जो पावर आ रही है, ठीक है ना, या तो वो क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी से आ रही है ना। व्हाट आर क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी? सबसे पहले तो क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन सोर्सेज। ग्रीन सोर्सेज भी बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? ग्रीन सोर्सेज भी बोला जाता है। क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बात हो रही है। अब क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है? विंड, वाटर, सोलर, ये क्या है? दीज आर ऑल क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्योंकि इनसे क्या होता है? लेस और नो पॉल्यूशन। ठीक है ना, क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है। और फिर कौन से होते हैं? ठीक है ना, पॉल्यूशन करते हैं जो, ठीक है ना, जिनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, जिनसे हम अपनी एनर्जी निकालते हैं, जिनको हम नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है, बेसिक एसएसटी, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज, ये वाले रेन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। और जो गंद मचाते हैं वो नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज। नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज एक बार यूज़ करें, खत्म। कोल एक बार जला दिया, दोबारा जला सकते हैं। तो कोल, पेट्रोल, डीजल, इनसे जो हम एनर्जी ले रहे हैं, ये क्या है? फॉसिल फ्यूल्स पे बेस्ड एनर्जी है जो हम ले रहे हैं। और ये क्या करते हैं? बहुत सारा पॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ऑन पेपर हमने 50% इलेक्ट्रिसिटी हम ग्रीन सोर्सेज से बना रहे हैं, बट एक्चुअल में 30% इलेक्ट्रिसिटी ही ग्रीन सोर्सेज से बन रही है, ठीक है। इंडिया हैज़ अचीव्ड milestone of sourcing 50% of total electric power capacity of 484 gigawatts from non-fossil fuel sources। नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज कौन से? जिनको हम रेन्यूएबल सोर्सेज बोल सकते हैं, ठीक है ना। बट ये कह रहे हैं दो पब्लिकली अवेलेबल डाटा शो शेयर ऑफ क्लीन एनर्जी actually supplied is 30%। तो 30% क्लीन सोर्सेज से आ रही है, जबकि कहा जा रहा है 50% आ रही है। तो वो कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ अचीव्ड अ लैंडमार्क इन इट्स एनर्जी ट्रांजिशन जर्नी बाय रीचिंग 50% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स 5 years ahead ऑफ टारगेट सेट। तो अब ये 50% जो है अचीव्ड 5 years ahead of target set under nationally determined contributions, that is NDCs, to the Paris Agreement। अब यहाँ पे व्हाट इज पेरिस अग्रीमेंट? ठीक है, पेरिस अग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था। यहाँ पर वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशंस की जो कंट्रीज दोस्त हैं सारी, जो याद दुश्मन भी है, मतलब जो मेंबर नेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैं, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। अब इस एम को अचीव करने के लिए कुछ टारगेट सेट करने पड़ेंगे। उन टारगेट्स को इन्होंने क्या बोला? उन टारगेट्स को इन्होंने NDCs बोला। और हर कंट्री ने अपने अकॉर्डिंग टारगेट सेट करे। और इंडिया का टारगेट था कि हम 2030 तक 50% बिजली जो है वो क्लीन सोर्सेज से बनाने लग जाएंगे। तो ये टारगेट जो है हमने अभी अचीव कर लिया है। तो वो कह रहे हैं ऑन पेपर इतना नहीं हुआ है, बट मतलब मे बी इंस्टॉल्ड हो गया हो, वर्किंग में अभी आना हो, बट हाँ इंस्टॉल हो गई है कैपेसिटी, ये बोला जा रहा है। ओके, उसके बाद आगे चलेंगे। थाईलैंड प्राइम मिनिस्टर, ये तो हो गया, रिपीट है ये। इंडिया सीक्स US फॉर को प्रोडक्शन ऑफ जैवलिन मिसाइल्स। तो जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा है, ठीक है, उससे याद हो जाएगा ये। तो इंडिया जो है वो कह रहा है कि चलो हम इकट्ठे क्या करते हैं, बनाते हैं कुछ। इंडिया सीक्स US नॉड फॉर को प्रोडक्शन ऑफ जैवलिन मिसाइल्स। जैवलिन मिसाइल्स की क्या करेंगे? को प्रोडक्शन करेंगे।
कौन को प्रोडक्शन करेगा जावलिन मिसाइल्स की? को प्रोडक्शन कौन करेगा? इंडिया कह रहा है कि यूएस को कि तुम मेरे साथ कर लो। अब जावलिन मिसाइल्स जो हैं वो क्या है? जावलिन मिसाइल्स जो हैं वो ATGMs हैं। ATGMs किसके लिए स्टैंड करती हैं? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। ठीक है। और टॉप डिफेंस सोर्स कंफर्म द डेवलपमेंट विच इज अलाइंड विद मेक इन इंडिया। ठीक है। इट विल इंश्योर ऑपरेशन रेडीनेस, ये सब कुछ। ये एडवांस्ड क्या है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट is one of the most advanced third generation ATGMs in the world। ठीक है ना। वैसे जावलिन कौन बना रहा है? जावलिन इज developed and produced jointly by American defense mayors Raytheon and Lockheed Martin। ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम यूएस को कह रहे हैं कि चल हमारे साथ बना ले, मजा आएगा। ठीक है। अब देखते हैं यूएस बनाता है या नहीं। मालदीव के साथ हमारे बहुत ही बुरे रिलेशन थे। ठीक है ना, क्योंकि ये चाइना की गोदी में जाके बैठ गया था। ठीक है ना। एंड मोर ओवर जो ये लीडर है मुइज़ू, जब मोहम्मद मुइज़ू पावर में आए तो वो कैसे मुइज़ू पावर में आया? मुइज़ू पावर में आया, ये स्पेलिंग गलत है, मुइज़ू पावर में आया ये बोल के कि हम इंडिया आउट कैंपेन के थ्रू, इसने बोला इंडिया को हम क्या करेंगे? इंडिया को हम लात मार देंगे, इंडिया हमें चाहिए नहीं। तो यहाँ पर क्या था, मालदीव्स के अंदर हमारे डॉर्नियर्स पड़े हुए थे, ये नोट करने की जरूरत है, डॉर्नियर्स और हेलीकॉप्टर्स पड़े हुए थे, बिकॉज इन लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर मिलिट्री भी बैठी हुई थी जो ये ऑपरेट कर रही थी बेसिकली इनको। तो इनको बोलते हुए कहता देखो हम हमारे देश में तो सोल्जर्स बैठे इंडिया के, मैं तुम मुझे पावर में ले आओ, मैं इनको लात मार दूंगा ये वो। ठीक है। आया पावर में, इसने बोला इंडिया को कि तुम ले जाओ, इंडिया ले गया। इंडिया कहता चल तुम्हारी मदद करें, हम कोई नॉर्मल बंदे तुम्हारे यहाँ भेज देते हैं जो ये चलाएंगे। फिर इनकी बज गई इकोनॉमिकली बैंड। क्यों बनी इकोनॉमिकली बैंड? क्योंकि हमारे यहाँ पे चला बाइकॉट मालदीव्स कैंपेन। तो हमारे यहाँ पे जनता को बोला गया कि कोई भी मालदीव्स ना जाए जो भारत को प्यार करता है। जैसे अब हम टर्की और टर्की अजरबैजान बोलते हैं, वैसे बहुत बच्चे क्या बहुत लोग जा रहे हैं। ठीक है ना, बहुत लोग मुँह चक्के के जा रहे हैं। मेरा एक खुद का फ्रेंड ग्रुप था, उसके अंदर लोग बोल रहे हैं हाँ तो क्या हो गया, हम तो नॉर्मल लोग हैं। हाँ, आर्मी वाले तो बेवकूफ़ है ना, तुम नॉर्मल लोगों को बचाने के लिए तो वो अपना जी जान लगा रहे थे। उनके परिवार से पूछ के देखो, मुझे इतने बेवकूफ़ लोग लगते हैं ना। मतलब तुम अपने देश के लिए नहीं खड़े हो सकते और फिर कहेंगे हम तो कूल हैं, तुम सुपर फूल हो। ठीक है। और मैंने तो मतलब मैंने वो सच में मतलब फॉर मी माई कंट्री इज़ एवरी थिंग। आई एम नोन बाय माई कंट्री, लाइक माई कंट्री इज़ एवरी थिंग। ठीक है यहाँ पे बहुत गंदगी है, बहुत अच्छा नहीं है, बट फाइन, इट इज़ माई कंट्री, इट विल इम्प्रूव। हर देश इस फेज से निकलता है, गंदगी वाले फेज से हम भी निकलेंगे और हम बहुत अच्छा कुछ अचीव करेंगे, राइट। तो अगर तुम टर्की वर्की जाने की सोचो, इवन इफ़ यू आर अ मुस्लिम, तो क्या हुआ तुम मुस्लिम हो? बहुत लोग बोलते हैं अरे मुस्लिम हम तो क्या हुआ, तुम भारतीय हो। इससे पहले कि हम एक हिंदू बन सके, हम एक सिख बन सके, मुस्लिम बन सके, वी नीड टू बी एन इंडियन। एंड इफ़ वी आर अ फ्रिकन इंडियन, इट हार्डली मैटर्स कि हम क्या रिलीजन है। ठीक है, हमें रिलीजन को भी फॉलो करना चाहिए, बिकॉज वी नीड टू बी रूटेड। हर रिलीजन सिखाता है कि भाई काइंड रहो, हम्बल रहो, ग्राउंडेड रहो। ऐसे नहीं कि फालतू में हवा में उड़ते रहो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, आजकल तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ओवर थिंकिंग इतना होता है। तो इफ़ यू आर कनेक्टेड टू द रिलीजन इट्स वेरी गुड, बट माई फ्रेंड यू आर एन इंडियन फर्स्ट। ठीक है, द टाइज इन द नेबरहुड विल कम। तो बाइकॉट मालदीव्स हुआ, इनको इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि टूरिज्म पे इनकी इकोनॉमी डिपेंड करती है। एंड फिर अल्टीमेटली इंडिया ने इनकी हेल्प करी, इनको पैसा वैसा दिया, तो अब इंडिया और मालदीव्स की थोड़ी अच्छी बन रही है। और इसी वजह से जो मालदीव्स है उन्होंने नरेंद्र मोदी टू विजिट Maldives for Independence Day
डे, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस के लिए, ठीक है ना। तो ये जा रहे हैं, विच इज़ अ बिग थिंग। आप इनवाइट तभी करते हो जिस नेशन के साथ आपकी थोड़ी बहुत अच्छी खासी बनती हो, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ होने वाली है, ठीक है ना। एज अ गेस्ट वो जाने वाले हैं, ऑब्वियसली एज अ गेस्ट ही जाएंगे, ठीक है ना। और जो ये इंडिपेंडेंस डे है, ये सेरेमनीज टू मार्क 60 years of 60 years of Maldives getting independence from British in 1965। तो ब्रिटेन से इनको इंडिपेंडेंस मिली मालदीव्स को 1965 के अंदर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कब इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें याद रखना है कि इंडिया आउट कैंपेन हुआ था, ठीक है ना, जिसके थ्रू मुइज़ू केम टू पावर, थ्रू विच मुइज़ू केम टू पावर, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जब इन्होंने हमारी ज़्यादा ही बेइज्जती करी थी, लक्षद्वीप वाला भी हो गया था कि पीएम मोदी लक्षद्वीप विजिट करके आए थे, उन्होंने बोला कि देखो लक्षद्वीप भी अच्छा है, उसको विजिट करना चाहिए। तो मालदीव्स के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने बोला अरे मालदीव्स तो मालदीव्स है, लक्षद्वीप तो बहुत ही देसी है ये वो। तो इंडियंस को गुस्सा चढ़ा और इंडियंस कहते हैं अच्छा पहले तो तुम इंडिया आउट कैंपेन करते हो, फिर तुम हमारे लक्षद्वीप को गालियाँ निकालते हो, कोई बात नहीं। तो फिर बॉयकॉट मालदीव्स चला था, क्या चला था, बॉयकॉट मालदीव्स, ठीक है। और फिर हमने इकोनॉमिकली भी इनकी बहुत हेल्प करी है, ठीक है ना। हमने इनको इंडिया ऑल्सो इंक्रीज इट्स लाइन्स ऑफ क्रेडिट एंड आउटले टू मालदीव्स फ्रॉम 470 करोड़ इन 2024 टू ₹600 करोड़ इन लेटेस्ट बजट। तो ये भी आपको नोट कर लेना, ये जो मैंने रेड में मार्क किया है ये भी नोट कर लो, ठीक है ना। और हमने हाँ मिलिट्री पर्सनल को रिप्लेस कर दिया था, ये मैंने आपको सारी स्टोरी सुना ही दी है। तो ये है गाइस, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक